Morning students, myself Suvita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology. In today's video, we will discuss on parthenogenesis, which is from paper 3rd of BSc Part 1st. What is the meaning of parthenogenesis? Means development of a organism without fertilization. If there is no need of fertilization. Now, history of parthenogenesis. Parthenogenesis was first recognized in 1745 by Charles Bonnet. सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस की बात की गई थी चार्ल्स बॉनेट के द्वारा इन 1745 में. Jacob's law stimulated parthenogenesis in sea urchin and frog eggs by artificial means in 1900. जेकब लॉ ने आर्टिफिशियली तरीके से या फिर कृत्रिम रूप से पार्थेनोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया इन सी अर्चिन एंड frog eggs में. And G. Pincus in 1936 artificially produced the first non-parthenogenetic offspring in a mammal. और G. Pincus ने सबसे पहले आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेटिक तरीके से एक मेमल्स में रैबिट के ऑफस्प्रिंग का निर्माण किया था इन 1936 में. दिस इज द पिक्चर ऑफ चार्ल्स बॉनेट. चार्ल्स बॉनेट जो थे एक माइनिंग इंजीनियर थे फ्रेंच में. President of the first Geological Commission established in December 21st of 1848 and in 1846 was in called to work in the mines of Porcos. अब बात करते हैं एक्चुअल में इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है पार्थेनोजेनेसिस की. पार्थेनोजेनेसिस इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम मतलब सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि एक टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक नेचुरल फॉर्म है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन. मतलब जो एम्ब्रियोज का निर्माण होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है. इट इज ए कंपोनेंट ऑफ एपोमिक्सिस. एक तरीके से जैसे अपन प्लांट्स में एपोमिक्सिस यूज करते हैं मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. और यहाँ पे अपन जोलॉजी में अपन इसको पार्थेनोजेनेसिस कर देते हैं. अक्यूरेंस कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है अपने को बेसिकली. So parthenogenesis is found in many invertebrates such as rotifers and arthropods. Mainly ये कहाँ पे अपन देख सकते हैं जो invertebrates हैं उनमें जैसे कि rotifers and arthropods में बहुत commonly ये देखने को मिलता है. इसी तरह crustaceans, insects and arachnids जिसमें spider और mites आते हैं also exhibit parthenogenesis. It also occur in some vertebrates. ये कुछ vertebrates में भी देखने को मिलता है जैसे कि rock lizard and birds. टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस के टाइप क्या क्या है. नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस. अपन दो फॉर्म में इनको पढ़ेंगे, एक प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस. नेचुरल को अगेन फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड फिटोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस. सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की. In certain animals, the parthenogenesis occurs regularly, constantly, and naturally in their life cycle and is known as the natural parthenogenesis. कुछ जो एनिमल्स हैं उनमें ये बहुत ही कंटिन्यूसली रेगुलरली मतलब कांस्टेंट तरीके से प्राकृतिक रूप से इनमें ये पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है. ऐसी जो फॉर्म होगी पार्थेनोजेनेसिस की वो कहलाती है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस मे बी ऑफ 2 टाइप्स, कंप्लीट और कंप्लीट. सो व्हाट इज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस. जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कंप्लीट पार्थ मतलब इसमें पूरी तरीके से यही प्रोसेस होगी रिप्रोड्यूस करने के लिए, कोई दूसरा मोड इनके पास नहीं होगा. सर्टेन इंसेक्ट्स हैव नो सेक्सुअल फेज एंड नो मेल्स. कुछ जो इंसेक्ट है उनमें सेक्सुअल फेज होता ही नहीं है और वहां पे मेल्स भी नहीं होते हैं. ऐसी कंडीशन में दे डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द पार्थेनोजेनेसिस फॉर द सेल्फ रिप्रोडक्शन. ऐसे में उनके पास सिर्फ एक पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया ही रह जाती है सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए. मतलब इनके पास अपनी पॉपुलेशन में ग्रोथ करने के लिए या वृद्धि करने के लिए सिर्फ एक यही तरीका रह जाता है क्योंकि इनके पास सेक्सुअल फेज नहीं है, इनके पास मेल्स नहीं है ताकि फर्टिलाइजेशन ये कर सकें और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यूस बना सकें. This type of parthenogenesis is known as the complete parthenogenesis or obligatory parthenogenesis.
कि कई बार ये टर्म्स भी यूज की जाती हैं ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब मस्ट है इनके लिए, क्योंकि इनके पास जिंदा रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए ये जो तरीका है पार्थेनोजेनेसिस का, ये इनके लिए ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है, मस्ट है। तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस को अपन ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। एग्जांपल्स रोटीफर्स एंड कॉकेशियन रॉक लिजार्ड में देखने को मिलता है। रोटीफर्स में भी जो डेलोइड रोटीफर्स हैं, इनमें फीमेल रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाय पार्थेनोजेनेसिस। इसमें जो फीमेल्स होते हैं वो सिर्फ इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं, जबकि जो मोनोगोनल रोटीफर्स हैं, इनमें फीमेल्स कैन ऑल्टरनेट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें दोनों तरीके पाए जाते हैं, सेक्सुअल फेज भी है और एसेक्सुअल फेज भी, इसलिए अपन इसको आगे फिर जब इनकम्प्लीट में भी इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। इसके डेलोइड में तो कम्प्लीटली ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है और मोनोगोनल जो है इनमें इनकम्प्लीट। Caucasian rock lizard. This lizard from Caucasian region of Soviet Union reproduce only by parthenogenesis, always producing female by this process. और ये जो रॉक लिजार्ड है, इनमें सिर्फ ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है और सिर्फ फीमेल्स बनती हैं इस प्रोसेस के द्वारा, वहां पे मेल नहीं बनेंगे। देयर इज नो मेल एट ऑल। ये रोटीफर्स के डायग्राम है और ये रॉक लिजार्ड। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस की। जैसा कि नाम से इसी में भी समझ में आया, इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से नहीं है पार्थेनोजेनेसिस, ऑल्टरनेट मोड पे पाया जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स इंक्लूड्स 2 जनरेशंस। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें दो टाइप की जनरेशन मिलेंगी अपने को, द सेक्सुअल जनरेशन एंड पार्थेनोजेनेटिक जनरेशन। मतलब उनके पास सेक्सुअल फेज भी है रिप्रोड्यूस करने के लिए और पार्थेनोजेनेटिक तरीके से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बोथ ऑफ विच ऑल्टरनेट टू ईच अदर। एक बार सेक्सुअल जनरेशन से वो रिप्रोड्यूस करेंगे और दूसरी बार पार्थेनोजेनेटिकली वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेट चलेगा, एक बार ये एक बार ये। इन सच केसेस द डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस फीमेल्स एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस मेल्स। जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड जो ऑल्टरनेट चल रहे हैं, जब सेक्सुअल फेज चलेगा, मतलब जब डिप्लॉयड एग होंगे वो तो बनेंगी फीमेल्स, एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुए वो उनसे मेल का निर्माण होगा। दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इज नोन एज पार्शियल और इनकम्प्लीट और साइक्लिक। अगर तीनों तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पार्शियल पार्थेनोजेनेसिस या इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, तो आपको ये तीनों एक ही के नाम है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। पार्शियल का मतलब आधे तरीके से, पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल मोड भी है और पार्थेनोजेनेटिकली भी वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसको पार्शियल कहा गया है। एग्जाम्पल्स एफिड्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। एफिड्स में क्या होता है, एफिड्स हैव मेनी सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ फीमेल्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इन स्प्रिंग एंड समर। स्प्रिंग और समर सीजन में क्या होगा कि बहुत सारी सक्सेसिव जनरेशंस बनेंगी फीमेल्स की फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, मतलब एग है वो फर्टिलाइज नहीं होंगे और उनसे कंटिन्यूसली फीमेल्स का निर्माण होता चला जाएगा। इन लेट समर बोथ सेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन जैसे ही लेट समर आएंगी, मतलब समर खत्म होने वाली होंगी, उस स्टेज पे क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों बन जाते हैं बाय पार्थेनोजेनेसिस। ध्यान रहे यहाँ पे जो मेल और फीमेल बन रहे हैं वो भी पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस से ही बन रहे हैं, मतलब वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग थे उनसे कुछ मेल बन जाते हैं और कुछ फीमेल का निर्माण होता है। नाउ द फीमेल मेट विथ मेल्स एंड ले फर्टिलाइज एग दैट सर्वाइव द कोल्ड विंटर सीजन एंड हैचेज इनटू फीमेल्स इन द नेक्स्ट स्प्रिंग टू कंटिन्यू पार्थेनोजेनेसिस। अब क्या होगा कि जब दोनों सेक्स बन जाते हैं मेल और फीमेल, अब वे दोनों मेट करते हैं और मेटिंग के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो विंटर सीजन में सरवाइव कर जाते हैं। जनरली ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं ये विंटर सीजन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये जब फर्टिलाइज्ड एग हैं ये विंटर सीजन में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि ठंड में ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे, मतलब वापस से स्प्रिंग और समर स्टार्ट होगा, अब जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो हैच हो जाते हैं और उनसे नई फीमेल्स का निर्माण हो जाता है और फिर ये जो फीमेल बनी वो इस तरीके से वापस
जो अपनी है पार्थिनोजेनेटिकली अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यूसली बढ़ाती रहती है। तो ये एक पूरा साइकिल चलता है। फिर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल अपन रात दिन देखते हैं हनी बी के बारे में। हम सब जानते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है हनी बी के अंदर, काम का विभाजन पाया जाता है, कार्य का विभाजन पाया जाता है। 3 तरह की कास्ट अपने को यहाँ हनी बीज में देखने को मिलती है। मेल जिसको अपन ड्रोन कहते हैं, वर्कर बी जो कि स्टेराइल फीमेल होती हैं, और फर्टाइल फीमेल जो कि क्वीन होती हैं। किस तरीके से इनका निर्माण होता है अपन देखते हैं यहाँ पे। The queen honeybee is inseminated by a male called drone during her nuptial flight. जब फीमेल न्यूपचियल फ्लाइट पे होती है तब वो मेल के साथ मेटिंग करती है, और उसके जो स्पर्म है वो अपने एक स्पर्म पाउच होता है फीमेल की बॉडी में, क्वीन की बॉडी में, उसमें वो स्टोर कर लेती है। She lays fertilized egg by opening the wall to let some sperm to escape. अब क्या होता है कि उसमें ये कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब उसकी मर्जी पे डिपेंड होता है कि वो जो एग देती है उनमें से कितनों को वो फर्टिलाइज करे, क्योंकि स्पर्म जो है उसकी बॉडी में स्टोर है स्पर्म पाउच के अंदर। सपोज वो 100 अंडे देती है और वो चाहती है कि सिर्फ 10 एग को ही मैं फर्टिलाइज करूं, तो जैसे ही वो 10 अंडे जब दे रही है उस टाइम वो अपने जो ये पाउच है इसका जो डोर है या फिर जिसकी ओपनिंग उसको ओपन कर देती है, जिससे स्पर्म आके जो एग है उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। और जैसे ही वो उसके जो 10 एग जिनको वो फर्टिलाइज करना चाहती थी वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद इस पाउच की ओपनिंग को वो बंद कर देती है। द फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू फीमेल्स। अब जो एग फर्टिलाइज हुए थे, जो 10 एग फर्टिलाइज हुए थे, उनसे फीमेल्स का डेवलपमेंट होता है। ध्यान रहे, फर्टिलाइज्ड एग से सिर्फ फीमेल ही बनेंगी। वो फीमेल क्वीन भी हो सकती है और वर्कर बी भी। ये अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से तो क्वीन बनती है और किस तरीके से वर्कर बी बनते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल बीज। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग थे, जो 90 एग बच गए थे, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये फिक्स नंबर नहीं है कि क्वीन जो है वो 100 एग ही देती है। जो 90 एग अनफर्टिलाइज्ड बच गए थे उनसे मेल बीज का निर्माण होता है। इस डायग्राम में आप समझे, ये मेल बीज हैं जो कि माइटोसिस से स्पर्म सेल का निर्माण करते हैं, और इधर क्वीन बी है, ये मियोसिस के द्वारा एग सेल का निर्माण कर रही है। अगर स्पर्म सेल और एग सेल फर्टिलाइज हो जाते हैं, अब ये जो डिप्लॉयड सेल बनी 2n फर्टिलाइज्ड एग है, ये इनसे सिर्फ फीमेल ही बनेंगी। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उनसे सिर्फ फीमेल ही बनेंगी। अब उनसे क्वीन भी बन सकती है और स्टेराइल फीमेल, जिसको अपन वर्कर बी भी कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो एग से जो बेबीज निकले हैं, अगर उनको खाने के रूप में सिर्फ हनी दिया जाता है तो उनसे स्टेराइल फीमेल या वर्कर बनेंगी। और जो एग से बेबीज निकले उनको अगर रॉयल जेली फीड कराया जाता है, ये स्पेशल टाइप का फूड है, अगर उनको ये रॉयल जेली फीड कराया जाता है तो वो क्वीन बनेगी। इसलिए क्वीन का और वर्कर बी का जो डेवलपमेंट होता है वो उनको दिए जाने वाले खाने पे निर्भर करता है। दूसरी तरफ ये जो एग सेल है, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये पार्थिनोजेनेटिकली ड्रोन का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं है और ड्रोन बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सेक्सुअल फेज भी है और एसेक्सुअल फेज भी, जिसको अपन पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए ये इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा रोटिफर्स, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में कहा था कि रोटिफर्स में जो डेलोइड रोटिफर थे उनमें कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, और मोनोगोनोड जो रोटिफर्स हैं उनमें इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इसके अलावा बर्ड्स में भी पार्थिनोजेनेसिस मिलता है। ऑल द चिक्स प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग आर मेल्स एंड मे बी फर्टाइल एज एडल्ट। जो बर्ड्स में अपन देखते हैं पोल्ट्री फार्म वगैरह में जो चिक्स अपन लाते हैं वो सारे अनफर्टिलाइज्ड एग से बने हुए होते हैं और वो सिर्फ मेल होते हैं, और ये मेल फर्टाइल होते हैं जैसे कि नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं बर्ड्स का। आज के इस वीडियो में अभी इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर। थैंक यू।